नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल अरुण सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, जो आपका टॉपिक का नाम है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की कुछ टॉपिक में कुछ क्लास में पीछे करा चुका हूं, तो वहां से देख लीजिएगा। ये आपकी आगे की क्लास है। ऐसी क्लास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ये आपके UPP SSC GD पैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को मिस ना करें और लोगों को शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो सके। क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्योग्राफी की या इतिहास की, वहाँ से जाके देख लें। इनके पहले के वीडियो पड़े हुए हैं, उनको भी देख लें और इसको भी देख लें। तो शुरू करते हैं। एतमाद-उद-दौला का मकबरा नूरजहाँ ने 1622 या 28 के मध्य में अपने पिता मिर्ज़ा गयास बेग की याद में बनवाया था। एतमाद-उद-दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहाँ ने बनवाया था। किस लिए बनवाया था? 1622 और 28 के मध्य में अपने पिता मिर्ज़ा गयास बेग की याद में बनवाया था। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि एतमाद-उद-दौला का जो मकबरा है वो नूरजहाँ ने किसके याद में बनवाया था? तो उसने अपने पिता मिर्ज़ा गयास बेग की याद में बनवाया था। यह पहली कृत है जो पूर्णतया संगमरमर से बनाई गई थी। आपसे पेपर में ये भी पूछा गई कई बार कि इस पे कौन सी पहली कृत थी जो पूर्णतया संगमरमर से बनाई गई थी। तो एतमाद-उद-दौला का जो मकबरा था जो नूरजहाँ ने बनवाया था, किसकी याद में? अपने पिताजी उनके कौन थे? मिर्ज़ा गयास बेग की याद में बनवाया था, जो पूर्णतः संगमरमर से बनाई गई थी। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। जो आपके शेख सलीम चिश्ती जी थे, उनका मकबरा कहाँ है? आपका फतेहपुर सीकरी में है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है। काफ़ी ये बनने क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे जाते हैं। यूपी पैट में, SSC GD में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ UPPP में भी आते हैं, पैट में भी आ जाते हैं, SSC GD में भी आते हैं कि शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है। कहाँ है? शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है आपका। लाडली बेगम शेर अफगान। लाडली बेगम शेर अफगान मेहरुन्निसा की पुत्री थी। जो लाडली बेगम, जिनका नाम था शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। जो मेहरुन्निसा की पुत्री थी, उसकी शादी किसके साथ हुई थी? जहांगीर के पुत्र थे शहरयार के साथ हुई थी। क्या नाम था उनका? बेगम शेर अफगान। आगे देखते हैं महावत खां के बारे में। महावत खां ने वर्ष 1626 में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। महावत खां ने क्या किया? 1626 में जहांगीर के विरुद्ध क्या किया? विद्रोह कर दिया। फिर 1592 में लाहौर में शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ। उसके बाद क्या हुआ? 1592 में लाहौर में शहजादा खुर्रम का जन्म होता है। मुग़ल शासक, उनके प्रसिद्ध नाम। काफ़ी बार आपसे पूछे गए हैं मुग़ल शासक, उनके कुछ प्रसिद्ध नाम पूछे गए हैं। आपके पेट में पूछे जाते हैं, SSC GD में पूछे जाते हैं। UPPP जो एग्ज़ाम होते हैं UPP के आपके, उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि मुग़ल शासक, उनके प्रसिद्ध नाम। कुछ मुग़ल शासक दिए जाते हैं, उनके प्रसिद्ध नाम पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स हैं आपके। आपका शासक है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब का प्रसिद्ध नाम का है जिंदा पीर। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि जिंदा पीर किसे कहते हैं? तो जिंदा पीर औरंगज़ेब को कहते हैं। उसके बाद आपका है जहांदर शाह। जहांदर शाह का प्रसिद्ध नाम था लंपट मूर्ख। क्या था? लंपट मूर्ख था। उसके बाद आता है फ़ारूक हशियर। फ़ारूक हशियर के जो प्रसिद्ध नाम था उसका घड़ितकार। क्या था? एक घड़ितकार था। रफ़ीत उद दरजात, ये कठपुतली शासक था। इस जो रफ़ी उद दरजात था, उसके प्रसिद्ध नाम था उसका क्या था? कठपुतली शासक था। उसके बाद आता मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का प्रसिद्ध नाम क्या था? रंगीला था। क्या था? रंगीला। आपसे पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है कि रंगीला किसका नाम था, किसका प्रसिद्ध नाम था? तो रंगीला मोहम्मद शाह का नाम था। जिंदा पीर किसे कहते हैं? तो जिंदा पीर औरंगज़ेब को कहते हैं। लंपट मूर्ख किसे कहते हैं? जहांदर शाह को करते हैं। और घड़िकार किसे कहते हैं? फ़ारूक हशियर को कहते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट को क्या कहते थे? शाह बेखबर। जो आपकी प्रसिद्ध नाम है शाह बेखबर, वो किसके थे? बहादुर शाह फर्स्ट के। और बहादुर शाह सेकंड था, उसका प्रसिद्ध नाम था जफ़र। तो जफ़र कौन था? बहादुर शाह सेकंड था, उसी का नाम था क्या था? जफ़र था। ये जो उसके प्रसिद्ध नाम है। आगे देखते हो, उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पत्नी जगत गोसाई थी। किसकी पत्नी थी? उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जो उदयपुर के सिंह थी, उनकी पुत्री थी जो जगत गोसाई जी थी। 1612 में आशफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से उसका विवाह हुआ, जो बाद में इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से विख्यात हैं। आगे देखते हैं। 1612 ईस्वी में आशफ खां की पुत्री क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। उनका क्या था ना? बानो बेगम के नाम से प्रसिद्ध थी। उनका विवाह जो बाद में इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1628 ईस्वी में शाहजहाँ अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब कीरा ने शानी की उपाधि धारण की थी। बहुत बड़ी उपाधि है, ध्यान रखना। 1628 में शाहजहाँ ने क्या की?
अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण शानी की उपाधि के धारण की। गद्दी पर बैठा। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। जो आपकी दिल्ली की जामा मस्जिद है, जिसमें काफ़ी बार प्रोटेस्ट हो चुका है, 2016 में प्रोटेस्ट हुआ था, 2017 में भी प्रोटेस्ट हुआ। दिल्ली की जामा मस्जिद निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहाँ के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने श्री अकबर की शीर्षक के तहत किया। जो उपनिषदों का फारसी अनुवाद था शाहजहाँ के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने, किसने? शहजादा शिकोह ने श्री अकबर शीर्षक के तहत किया। आगे देखते हैं। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लैंडपुल के लव अकबर की संज्ञा दी जाती है। जो दारा को उसकी सहिष्णुता और उदारता के लिए उसे कौन सी संधि दी जाती है? लैंडपुल के लव अकबर की संज्ञा दी जाती है। आगे देखते हैं। शाहजहाँ ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी। शाहजहाँ ने भी दारा को कौन सी उपाधि दी थी? शाह बुलंद इकबाल की उपाधि भी दी थी। ये आपके SSC GD UPP कभी कभी RO में भी क्वेश्चन पूछ देते हैं यहाँ से। शाहजहाँ ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं। मुगल बादशाह शाहजहाँ ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा को क्या किया? समाप्त कर दिया था। जो एक मुगल बादशाह था, क्या नाम था उनका? शाहजहाँ ने बलबन द्वारा जो प्रारंभ ईरानी दरबारी एक रिवाज थी जिसका क्या नाम था? सिजदा, उसको समाप्त कर दिया। शाहजहाँ जी ने सिजदा को समाप्त कर दिया। और चालू किसने किया था? बलबन द्वारा चालू की गई थी। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। जो मुगल बादशाह थे औरंगजेब, उनका राज्याभिषेक क्या हुआ? 2 बार हुआ। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धरामत नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 में औरंगजेब द्वारा दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ। मध्य प्रदेश में एक स्थित एक स्थान पड़ता है जो उज्जैन के निकट धरामत नामक स्थान पर एक क्या होता है? युद्ध होता है। कब होता है? 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य युद्ध होता है। आगे देखते हैं। शामूगढ़ का युद्ध काफ़ी बार पूछा गया आपके कि शामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं में दारा शिकोह के मध्य हुआ था। पूछा जाता है ऐसे कि शामूगढ़ का युद्ध था किस तारीख को हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था। तो शामूगढ़ का जो युद्ध है 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं एवं दारा शिकोह के मध्य हुआ था, जिसमें दारा शिकोह पराजित हुआ। इसमें पराजित कौन हुआ था? दारा शिकोह पराजित हुआ और औरंगजेब मुराद जी क्या थे? वो जीत गए थे। उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध देवराई युद्ध था। जो उत्तराधिकारी का उस समय अंतिम युद्ध कौन सा? वो युद्ध देवराई था। आगे देखते हैं। औरंगजेब ने बीजापुर 1686, गोलकुंडा 1687 आधिपत्य स्थापित किया। औरंगजेब ने क्या किया? फिर बीजापुर और गोलकुंडा को आधिपत्य किया। तो पेपर में पूछा गया था कि औरंगजेब ने बीजापुर को कब और गोलकुंडा को कब क्या किया? गोलकुंडा पर आधिपत्य स्थापित किया, मतलब अधिकार स्थापित किया था। तो बीजापुर में 1686 में और गोलकुंडा में 1687 में, 1 साल का डिफरेंस था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेना थी। जिस समय औरंगजेब का शासनकाल था उस समय मुगल सेना में किसकी सेना सबसे अधिक थे? उस समय सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब के शासनकाल में कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू थे। जो औरंगजेब के शासनकाल में कुल सेनापति थे उसमें क्या थे? हिंदू कितने थे? 31.6% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। जिसमें मराठों की संख्या क्या थी? आधे से अधिक थी। आगे देखते हैं। अकबर के काल में यह अनुपात 22.5% तथा शाहजहाँ के काल में 22.4% था। 1% का यहाँ पे अंतर आया है। अकबर के काल में यह अनुपात कितना था? 22.5% तथा शाहजहाँ के काल में 22.4% था। आगे देखते हैं। अकबर महान ने अपने साम्राज्य में जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की। अकबर ने क्या किया? अपने साम्राज्य में क्या किया? जजिया कर को समाप्त कर दिया, किंतु औरंगजेब ने उसे 1679 में पुनर्जीवित किया। अकबर ने क्या किया? जजिया कर को समाप्त कर दिया, लेकिन औरंगजेब फिर से आता है 1679 में, उसने पुनर्जीवित किसको? जजिया कर को फिर से लागू कर दिया। औरंगजेब के औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1651 से 61 में करवाया था। उसके मध्य में करवाया था 1651 और 1661 के मध्य में क्या किया? राबिया उद दौरानी का उन्होंने मकबरा बनवाया। किसने? औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी थी उनकी एक राबिया उद दौरानी के लिए मकबरे का निर्माण कराया। आगे देखते हैं। इसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं। जो राबिया उद दौरानी के मकबरे के नाम से प्रसिद्ध है उसे क्या कहते हैं? बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसको द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। इसके आपके 3 नाम हैं, काफ़ी बार पूछा गया, आप कन्फ्यूज मत होना। उसी को राबिया उद दौरानी के मकबरे के नाम से जाना जाता है, उसे बीबी का मकबरे के नाम से भी जाना जाता है, और उसे द्वितीय जो आपका ताजमहल है उसे भी नाम से जाना। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, RO में भी पूछ देता है इस प्रकार के क्वेश्चन।
आपके यूपी पीसीएस में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, वन लाइनर के कभी कभी आ जाते हैं। फिलहाल एसएससी जीडी यूपीपी और पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। जो मेहरुन्निसा थी, आपसे पूछा जाता है पेपर में, मेहरुन्निसा किसकी पुत्री थी? तो मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। औरंगजेब ने जहांआरा को शाहीबाद उज जमानी की उपाधि प्रदान की। औरंगजेब ने जहांआरा को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? शाहीबाद उज जमानी की उपाधि उस समय प्रदान की थी। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण किया था। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने क्या किया? मोती मस्जिद का निर्माण किया। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो मोती मस्जिद का जो निर्माण है दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने किया था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब, एक वर्ड आता है मुहतसिब, जन आचरण निरीक्षण विभाग का प्रधान था। जो मुगल प्रशासन था उस समय एक पद था, क्या उस पद का नाम था? मुहतसिब, जो जन आचरण के निरीक्षण के विभाग से का प्रधान था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया था। तो शैतानपुरी क्या था? शैतानपुरी जो था उसमें वेश्या जो थी मुगल काल में, किसके? मुगल काल में जो निष्कासित वेश्याएँ थी उनको एक अलग नगर बसाया गया। उस नगर का ही नाम रख दिया गया आपका शैतानपुरी, क्योंकि उसमें आगे देखते हैं मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग आते हैं। जो मनसबदारी आपकी व्यवस्था थी उस समय मुगल साम्राज्य में, तो उसके अंतर्गत 33 क्या थे? वर्ग आते थे। किसके? मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत कितने आते थे? 33 वर्ग आते। अकबर के 40वें वर्ष में जात एवं शौर्य जैसी दोहरी व्यवस्था लागू किएंगे। अकबर के ही शासनकाल में 40वें वर्ष में क्या? जात एवं शौर्य जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की गई। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके उसके यूपीपी के लिए, एसएससी जीडी के लिए और पेट के लिए वीडियो और आरओ के काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं आपसे। आरओ की मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से आप प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ से देख लीजिएगा। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित था। जो मुगल प्रशासनिक शब्दावली थी उस समय एक माल शब्द आता है, माल वर्ड आता है, वो उस समय भू राजस्व से संबंधित था। काफ़ी बार आपसे पीसीएस लेवल तक के भी काफ़ी यहाँ से आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी पूछ दिया जाता है। पुर्तगालियों द्वारा 1605 में तम्बाकू भारत लाया गया। आपसे काफ़ी बार पूछा गया है कि तम्बाकू किसके द्वारा लाया गया? तम्बाकू पुर्तगालियों द्वारा 1605 में तम्बाकू भारत में लाया गया। अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों रामशी देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे। आपसे पेपर में पूछा जाता था कि राम सीता की आकृतियों रामशी देवनागरी से लेख युक्त किसने सिक्के चलवाए थे? तो अकबर द्वारा चलाए गए थे राम सीता की आकृतियों और रामशी देवनागरी से लेख सिक्के चलाए गए थे। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता है। जो मुगल काल था उस समय जो टकसाल का अधिकारी कौन था? जिसमें अपने जो दरोगा होता है उस समय मुगल काल में टकसाल अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था उस समय, और दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था। जो चांदी का सिक्का था उस समय क्या कहा जाता था? वो रुपया कहा जाता था, और जो दाम था अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। जो चित्रकला के क्षेत्र में किसने मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? हुमायूं ने किया था। किसमें? चित्रकला के क्षेत्र में। काफ़ी बार आपसे पेपर में पूछा जाता है, एसएससी जीडी में या यूपीपी में या लेखपाल में, पेट में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? हुमायूं ने किया था। आगे देखते हैं, अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था, जिसमें सर्वप्रथम दास्तान अमीर हमजा है। अकबर ने कुछ ग्रंथ दिए थे लेकिन चित्र करवाए थे, अनेक ग्रंथ चित्रित करवाए थे, लेकिन उसमें से प्रमुख कौन सा था? आपका दास्तान अमीर हमजा जो क्या प्रमुख था। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। तो जो आपका जहांगीर का काल आता है उसमें क्या, जो आपकी मुगल चित्रकला का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग, गोल्डन युग कहा जाता है, गोल्डन इरा कहा जाता है, जिसे मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के समय। आगे देखते हैं, औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी। औरंगजेब ने क्या किया? जो संगीत उस समय होता थे राजे महाराजा किया करते थे, या औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी। तो उस समय क्या किया औरंगजेब ने? जो संगीत लोग प्रस्तुत करते थे उसको इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी। औरंगजेब के काल में सर्वाधिक संगीत की पुस्तकें लिखी गईं, और औरंगजेब के जो काल था उसी समय सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट का टॉपिक है आपका, मुगल साम्राज्य से ये सब है। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल बीड़ा वादक था। औरंगजेब जो था संगीत का विरोधी भी था, लेकिन उसके बावजूद स्वयं एक कुशल बीड़ा वादक था। आपसे काफ़ी बार पेपर में पूछा गया थी औरंगजेब क्या था? बीड़ा वादक था। तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला एक राग था। तोड़ी क्या है आपका? एक मुगल साम्राज्य में राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला एक राग था, तोड़ी नाम से।
हरिदास समुदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 थी उस समय, किसी ने मुगल साम्राज्य जिस समय था। हरिदास समुदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की कितनी थी? 5 थी। काफ़ी आपसे पेपर में पूछा गया। वे गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। इनके अनेक शिष्य थे, जिनमें से तानसेन, कौन कौन से? तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल के नाम उल्लेखनीय है। क्या था? हरिदास समुदाय के संगीत अर्चन केंद्रों की संख्या उसमें कितनी थी? 5 थी। वे गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे, गायन में भी और वादन में भी। उनके अनेक शिष्य थे, जिनमें से तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक और मदन लाल, ये क्या थे? सब उल्लेखनीय थे उनके शिष्य। आगे देखते हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। अकबर का जिस समय शासनकाल था उसमें एक तानसेन और स्वामी हरिदास जी क्या थे? प्रमुख ध्रुपद थे। ध्रुपद का मतलब होता है ध्रुपद गायक थे जो जिस समय तानसेन और स्वामी हरिदास, किसके समय? अकबर के शासनकाल के समय। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। तानसेन क्या था? वो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध क्या था? संगीतज्ञ था। और तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे। आपसे पेपर में काफ़ी बार एसएससी, जीडी, यूपीपी और पेट में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रामतनु पांडे का दूसरा नाम क्या था? तो रामतनु पांडे का क्या नाम था? तानसेन। और तानसेन का मूल नाम ही क्या था? रामतनु पांडे था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाली विलास की उपाधि प्रदान की थी। क्या की थी? कंठाभरण वाली विलास की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? अकबर ने तानसेन को उपाधि दी थी। बिलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। बिलास खां जो था वो जहांगीर के दरबार का प्रमुख क्या था? संगीतज्ञ था। आपसे काफ़ी बार पेपर में पूछा गया कि बिलास खां किसके दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था? तो जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। माहब अनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मस्जिद अथवा खैर उल मस्जिद नामक मदरसे की स्थापना कराई, जिसे मदरसा बेगम भी कहा जाता है। तो मदरसा बेगम किसे कहा जाता है? खैर उल मस्जिद और खैरुल मस्जिद। मुगलकालीन लेकिन अपनी की कुछ पुस्तकें हैं, कुछ मुगलकालीन लेखक हैं और वो उनकी कुछ पुस्तकें हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आए हैं आपके एसएससी, जीडी में आते हैं, यूपीपी में आते हैं, पेट में आते हैं, जहाँ तक कि आरओ में कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं डायरेक्ट ऑनलाइनर में। लेखक और उनके पुस्तक कि कौन सा लेखक कौन सी पुस्तक का है। पहला है आपका पुस्तक आपकी आते तबकाते आबकारी। ये तबकाते जो आबकारी है पुस्तक है निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है। किसकी है? निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक कौन थे? तबकाते अकबरी। उसके बाद थी अब्बास खां शरावनी, इनकी एक पुस्तक है तारीख़ शेरशाही। जो तारीख़ शेरशाही आपकी पुस्तक किसकी है? अब्बास खां शरावनी की है। हसन निजामी की आपकी पुस्तक है ताजुल माशिर। कौन सी है? ताजुल माशिर किसने? हसन निजामी की है। मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, जो मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम है वो आलमगीर नामा, उनकी पुस्तक है एक आलमगीर नामा। तो आपसे पेपर में पूछा गया, कई बार पूछा गया कि आलमगीर नामा किसकी पुस्तक है? तो मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम की है। चहार चमन जो आपकी चंद्रभान ब्राह्मण की पुस्तक है। अब मोतमिद खां, क्या नाम था उनका? मोतमिद खां। इनकी एक ये पुस्तक है इकबालनामा ए जहांगीरी। तो आप लोग जहांगीर को ना लगा देना अगर आपसे पुस्तक पूछी जाती है कि इकबालनामा ए जहांगीरी किसकी पुस्तक है? तो मोतमिद खां की है आपकी पुस्तक है। आगे देखते हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहाँ के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। जो आपका अब्दुल हमीद लाहौरी था उसमें शाहजहाँ के शासनकाल का एक राजकीय क्या था? इतिहासकार था। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है। अब्दुल हमीद लाहौरी काफ़ी बार पूछा गया, शासनकाल के एक राजकीय इतिहासकार था। उसने अपनी पुस्तक पातशाहनामा, तो पातशाहनामा के लेखक कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। शाहजहाँ कालीन इतिहास का वर्णन किया। पातशाहनामे में क्या किया गया? शाहजहाँ के कालीन के इतिहास का वर्णन किया गया। लेकिन ये पुस्तक किसकी है? अब्दुल हमीद लाहौरी की। और शाहजहाँ के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार थे उस समय। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 63 वर्ष की उम्र में मुअज्जम शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। उसके बाद क्या होता है? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके 63 वर्षीय पुत्र, उसका 63 वर्ष का एक पुत्र था जिसका नाम था मुअज्जम, जिसे शाह आलम कहते थे। उसने बहादुर शाह की प्रथम उपाधि ली और सत्ता संभाली। शाहजहाँ द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। जो शाहजहाँ द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध मयूर सिंहासन था, क्या था? मयूर सिंहासन। उसमें अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह जो 1719 से 1748 ईस्वी तक बैठा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि शाहजहाँ द्वारा बनाए गए मयूर सिंहासन का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक था उस समय मोहम्मद शाह। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक रहता है। जो आपका शाह आलम का द्वितीय कार्यकाल पूछा जाता है 1759 से 1806 ईस्वी तक रहा। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था आपका? अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम था।
फारसी मुगलों की राजभाषा थी। जो आपकी फारसी थी क्या थी? मुगलों की राजभाषा थी फारसी। आगे देखते हैं नस्तालीक। नस्तालीक एक फारसी लिपि है। क्या है? नस्तालीक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती है। नस्तालीक क्या है? नस्तालीक एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती है। मुगल बादशाह औरंगजेब नस्तालीक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था। एक मुगल बादशाह था औरंगजेब, जिसने क्या किया? नस्तालीक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था। आगे देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्लास को ध्यान से पढ़िएगा। अजमेर की किशनगढ़ रियासत के राजा सामंत सिंह, जो 17वीं से 18वीं सदी के बीच का वैष्णव उपनाम नागरीदास, क्या नाम था उनका? नागरीदास राधा का सेवक था जो नागरीदास था। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया हिंदी कविता की ईदकालीन कवि केशवदास की एक रचना है। आपसे पेपर में काफ़ी बार हिंदी के पेपर में पूछा जाता है, या SSCGD का पेपर है या UP का पेपर हो, यहाँ तक कि कभी RO में पूछ देता है यहाँ से कि रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया जो हिंदी की कविता रीतकालीन कवि हैं, उनकी केशवदास जी की रचना है। ये केशवदास जी जो थे कवि थे, वो रीतकालीन के कवि थे। उनकी जो कविताएँ थीं कौन कौन सी थी? रामचंद्रिका थी और रसिक प्रिया थी। आगे देखते हैं, चौथे गुरु थे रामदास के समय मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान दी थी। जो आपके चौथे गुरु थे रामदास के समय मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघे भूमि दान में दी थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। ये सिखों के बारे में बताया था। तो सिखों के चौथे गुरु आपके कौन से? सिखों के आपके चौथे गुरु रामदास जी थे। मुगल बादशाह था अकबर ने उन्हें क्या किया? 500 बीघे की भूमि दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव 1604 में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया। 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ का आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? सिखों के एक 5वें गुरु थे अर्जुन देव जी। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी चढ़वा दी थी। जो राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर क्या किया? गुरु अर्जुन देव की फांसी पर चढ़वा दिया। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके। गुरु अर्जुन देव ने तरन तारन और करतारपुर नामक नगर बसाया तथा मशनत प्रथा चलाई, जिसके अनुसार सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया? दो नगर बसाए थे। कौन कौन से? तरन तारन क्या था? तरन तारन और करतारपुर। अपनी राय का जो उसके बाद क्या जाता है? सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ का अथवा गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के 6 गुरुओं के अनेक हिंदू भक्तों तथा कबीर, बाबा फरीद, नामदेव तथा रविदास के उपदेश सामने आते हैं। एक सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ नाम का एक क्या नाम है? ग्रंथ है। किसका क्या नाम है? आदि ग्रंथ। उसमें अथवा गुरु ग्रंथ साहब सिखों के 6 गुरुओं का उसमें वर्णन किया गया, जिसमें अनेक हिंदू भक्त थे, जैसे कबीर थे, बाबा फरीद थे, नामदेव थे, रविदास जी के उपदेश सामने आते हैं। प्रमुख सिख अब उनके कार्य बताए गए हैं। प्रमुख सिख गुरु एवं उनके कार्य। कुछ प्रमुख सिख थे, उनके कार्य कौन कौन से, इस पर चर्चा करेंगे। काफ़ी बार पेपरों में आपसे SSCGD, UP कांस्टेबल और लेखपाल में, UP पेट में काफ़ी बार ये वीडियो में पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन। प्रमुख सिख अब उनके कार्य पूछे जाते हैं। जैसे गुरु नानक का आपका कार्य था सिख धर्म की स्थापना करना। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक ने आपके सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरु रामदास अमृत नगर की स्थापना की थी। अमृतसर के नगर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास जी ने की थी। और गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरु अंगद ने जी ने की थी। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन करते थे। तो आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था? गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण है किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने किया था स्वर्ण मंदिर का। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना आपने किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेज बहादुर को तत्कालीन शासकों क्रमशः जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया। क्या होता आगे? गुरु अर्जुन देव जी थे और गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों के क्रमशः जहांगीर के द्वारा क्या किया गया? जहांगीर और औरंगजेब के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई। एक अफगान का सरदार था जिसका नाम था नांदेड़ महाराष्ट्र, एक नांदेड़ जगह पड़ती है महाराष्ट्र में, वहाँ का एक सरदार था जिसका नाम था अफगान सरदार। हत्या कर दी थी किसकी? 10वें थे सिखों के गुरु गोविंद सिंह के। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 वैशाखी में दिन आनंदपुर साहिब में की थी। तो वैशाखी किस दिन मनाई जाती है? क्योंकि उस दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी।
गुरु गोविंद सिंह ने 1699 विशाखी में दिन आनंदपुर शाही में किसने की थी? गुरु नानक जी ने की थी। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण देव। आपसे काफ़ी बार पेपर में पूछा गया कि लक्ष्मण देव का दूसरा नाम क्या था? बंदा बहादुर जी था, जिसे लक्षण देव भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में चिनकिलिस खां उर्फ निजामुल मुल्क ने की थी। जो आपकी हैदराबाद था उसके स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? 1724 में उसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? चिनकिलिस खां उर्फ, जिनका नाम था चिनकिलिस खां भी था और उर्फ एक उनका नाम था निजामुल मुल्क भी था। 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई राजा जयसिंह था। 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ जो राजपूत था वो राजा आमेर का सवाई जयसिंह था। जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में आधुनिक उपकरणों की युक्त वेधशालाएँ बनवाई। दिल्ली में क्या हुआ? जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा आदि उपकरणों में संयुक्त वेधशालाएँ बनाई। तो यहीं पर हमारा मुगल साम्राज्य का एंड होता है। अगली क्लास में हम जल्द ही मिलेंगे आपसे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहे, आपके पास नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलते रहेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद। जो स्पेशली आपके SSC GD UPP के लिए और पेट के लिए स्पेशली क्लास थी। RUR के लिए मैं अगली एपिसोड के लिए मिलूँगा। जय हिंद।